जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत इन दो शब्दों के साथ, इन दो लाइनों के साथ कि छत टपकती है उसके घर की भी, कि छत टपकती है उसके घर की भी, लेकिन वो फिर भी बारिश की दुआ मांगता है। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं फार्मर्स बिल के बारे में। आज हम जानेंगे क्यों ये बिल इतना सुर्खियों में है और फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड्स पर आकर। अगर ये बिल इतने ही अच्छे हैं, ठीक हैं, तो क्या फार्मर्स को जरूरत पड़ी रोड पर आकर प्रदर्शन करने की? आज हम इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों, इस बिल के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ एक बैकग्राउंड शेयर करना चाहूंगा कि जब ये बिल आने से पहले हमारा फार्मर्स का जो सिस्टम था वो किस तरीके से काम कर रहा था। थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेके जाऊंगा। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब करीब करीब ऐसा एक आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि 71%, 71% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हु टोटली वर्क अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर। उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केटिंग और एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसी की जाती थी। दोस्तों, अगर हम बात करें 1947 से लेकर 1960 के अप्रॉक्स में, तो उस टाइम जो फार्मर्स हुआ करते थे उस दौरान में अगर वो किसी फसल को उगाने के लिए कुछ पैसा उनको अगर उधार चाहिए होता था, तो उस टाइम पर लोकल लैंडर्स, जिनको हम साहूकार भी कहते हैं, वो लोग उनको एक अच्छी ब्याज दर पर उनको रकम उधार दिया करते थे। बट अगर किसानों द्वारा वो रकम टाइम पर नहीं चुकाई जाती थी, तो जो साहूकार होते थे वो उनकी फसलों को कब्जा कर लिया करते थे, उनकी फसलों को एज अ इंटरेस्ट वो वसूल लिया करते थे, जिसकी वजह से किसानों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता था। और हम सुनते भी आ रहे हैं, किसान लोग उस टाइम से लेकर अभी तक भी आप देखोगे तो काफी सुसाइड्स करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत रहता है। कर्जे की वजह से किसान दबे रहते हैं। और उस टाइम पर मार्केटिंग का इतना अच्छा सिस्टम भी नहीं था कि किसान जाकर अपनी फसल को खुद से बाजार में बेच पाए, और ना ही सरकार के द्वारा इतना अच्छा सिस्टम को तैयार किया गया था। हमारा जो सिस्टम था मार्केटिंग का, फार्मिंग मार्केटिंग का, वो बहुत रोबस्ट नहीं हुआ करता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 1963 में एक एक्ट लाई विच इज कॉल्ड एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट को स्टेट्स गवर्नमेंट रूल करती थी, और इस एक्ट के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक मंडी को डेवलप करती थी। मंडी एक प्लेस तैयार किया जाता था जहां पर आकर किसान अपनी फसल को बेचा करते थे। बट क्या वो फसल किसान डायरेक्टली बायर को बेचा करते थे? जी नहीं। उस एक्ट में लिखा गया कि कुछ लाइसेंस होल्डर्स, एक स्पेसिफिक लाइसेंस होल्डर्स, ट्रेडर्स या बायर्स या कमीशन एजेंट जिसे आप कह सकते हो, वो लोग आएंगे, वो ऑक्शन करेंगे किसानों के अनाज का जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और जो भी बेस्ट प्राइस वहां पर डिसाइड किया जाएगा, उस प्राइस पर किसान अपनी फसल को बेचा करता था। तो एक सरकारी सिस्टम यहाँ पर एक तरीके से आप स्ट्रक्चर कह सकते हो तैयार किया गया था, जिसके थ्रू किसान अपने अनाज को बेच रहे थे। इस प्रोसेस में कुछ एक फिक्स टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट होता था फीस के रूप में, कुछ टैक्सेशन के रूप में जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू उनको मिलता था, और सरकार किसानों को भी बहुत अच्छा प्राइस ऑक्शन के थ्रू मिल जाता था, और किसान उस सिस्टम के थ्रू बेच पा रहे थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस सिस्टम में काफी खामियां पाई गई, काफी लूप होल्स दिखे, जहां पे मतलब करप्शन होने लगा एक तरीके से, क्योंकि किसानों को अपनी फसल का बेस्ट प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं मिलता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस सिस्टम में आने लगी, तो किसान काफी नाराज हुए इससे। और आज की डेट में मतलब 2020 में आकर सरकार ने उस सिस्टम को रिफॉर्म किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के बारे में सोचा, और 3 तरीके के बिल सरकार ने प्रोड्यूस करे। आइए हम इन तीनों बिलों पर एक एक करके चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्यों इन बिल्स में क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, या क्या इस बिल्स में लूप होल्स हैं जिसकी वजह से किसान आज रोड्स पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहला बिल जो सरकार ने प्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल में क्या बोला गया कि अब अगर किसान चाहे तो अपने अनाज को, अपने प्रोड्यूस को वो दूसरे स्टेट में जाके या दूसरी जगह की मंडी में जाकर भी खुद से बेच सकता है। तो क्या सर ये सिस्टम पहले नहीं था? जी हाँ, ये सिस्टम पहले भी था, और ये सिस्टम को अब फिर से बरकरार रखा गया है इस बिल में। ऐसा नया नहीं है कि ये सिस्टम अब आया है, इस बिल में इसको मॉडिफिकेशन किया गया है।
अनाज पहले किसान जाके दूसरी मंडियों में नहीं बेचा करते थे, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बिकॉज अलग तरीके के बहुत सारे खर्चे किसान को उठाने पड़ते थे। तो किसान उस समय अपने एरिया की ही एपीएमसी में जो भी उनकी मंडी बनाई गई है वहीं पर जाकर वो अपने प्रोड्यूस को बेचा करता था। अब सरकार ने कहा है कि किसानों के पास डायरेक्टली खुद चलकर इंस्टीट्यूशनल बायर्स आएंगे। इंस्टीट्यूशनल बायर्स का मतलब है कॉर्पोरेट हाउसेस। कॉर्पोरेट हाउसेस मतलब प्राइवेट कंपनीज बड़ी बड़ी, वो डायरेक्टली सरकार किसानों के पास आएंगी, उनसे डायरेक्टली जाकर अपना सामान जो उनको चाहिए वो खरीद लेंगे। तो इससे सर क्या फायदा होगा? इससे ऐसा बोला जा रहा है जो ट्रांजैक्शन एजेंट या जिनको हम ट्रेडर्स जो एपीएमसी में होते थे, लाइसेंस होल्डर, जिसको हम हिंदी में आड़ती भी बोलते हैं, उनकी जरूरत अब नहीं रहेगी। किसान और बायर डायरेक्टली आपस में लिंक हो जाएंगे, डायरेक्टली अपना सामान एक से दूसरे को बेच पाएंगे और बीच में जो ब्रोकरेज जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होती थी, अब ऐसा सिस्टम आ रहा है कि ये सिस्टम में ब्रोकरेज और कमीशन आपको नहीं देनी पड़ेगी, राइट। बट इस बिल की सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि हमारे देश में 85% ऑफ द टोटल फार्मर्स, जो भी जितने भी लोग फार्मर्स के एम्प्लॉयमेंट में हैं, 85% ऑफ द टोटल फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, विच मीन्स that they have only 1.08 hectares of land। तो इस बिल में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन कह सकते हो, ये डर जो किसानों के मन में है वो ये है कि कॉर्पोरेट हाउसेस जब डायरेक्टली आके किसानों के साथ सौदा या ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो सबसे बड़ी संख्या है इस देश में, काम कर रहे हैं, तो उनकी तो बार्गेनिंग पावर समाप्त हो जाएगी। वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे, उनके प्राइसेस को अश्योर नहीं हो पाएगा, उनके प्राइसेस को एक बढ़िया दाम अगर नहीं मिला तो ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस आके काम करेंगे ये तो मोनोपोली करने लग जाएंगे। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। क्योंकि किसान अपनी फसल को डायरेक्टली कॉर्पोरेट बायर्स को बेचेगा, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेचेगा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एपीएमसी एक्ट के अंदर जो भी मंडीज आती हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं और किसान के पास दूसरा रास्ता ही ना बचे अपने सामान को कहीं और बेचने का। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट हाउसेस विल स्टार्ट डूइंग मोनोपोली। मोनोपोली कैसे होगी? मोनोपोली का मतलब हो गया जितने भी कॉर्पोरेट बायर्स हैं जो बाय करने आ रहे हैं किसानों से, वो अपना एक कार्टेल बनाकर एक ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं और अगर वो मोनोपोली पावर में आ जाते हैं तो वो जो कीमत डिसाइड करेंगे उस फसल की और जिस कीमत को वो बोलेंगे उस कीमत पर किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये भी डर है कि कहीं इस सिस्टम के अंदर एमएसपी तो नहीं खत्म हो जाएगा। किसान ये चाहते हैं कि हमें एमएसपी की अश्योरेंस सरकार देती रहे, बट सरकार अभी कह रही है, हालांकि सरकार ने कहा है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपको एमएसपी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं कि एमएसपी सरकार केवल और केवल आज की डेट में 22 प्लस कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर सरकार एमएसपी देती है और इस एमएसपी का बेनिफिट सारे किसान हमारे देश में नहीं उठा पाते हैं। इस एमएसपी का बेनिफिट केवल और केवल एक आंकड़े के अनुसार 6% ऑफ द टोटल फार्मर्स ही इस एमएसपी का बेनिफिट ले पाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो 94% फार्मर्स आज भी ऐसे हैं या तो वो फसल नहीं उगाते हैं जो एमएसपी के अंदर आती है जिनमें सरकार एमएसपी देते हैं, या फिर उनकी क्षमता इतनी अच्छी नहीं है या वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो डायरेक्टली खुद जाएं और मंडी में बेचकर एपीएमसी जो हमारा बना हुआ है मंडी में बेचे और एमएसपी का बेनिफिट ले पाए। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत कम मात्रा में अनाज उगाते हैं, वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो अपनी फसल को मंडी तक पहुंचा पाए क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। तो उनकी फसल को वहीं पर आके कोई लोकल एजेंट्स होते हैं जो खरीद के ले जाते हैं और वो जाकर उसको बाजार में बेचते हैं। तो एमएसपी का बेनिफिट भी सारे किसान अभी की डेट में नहीं ले पाते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो अगर सरकार ये कह रही है कि इस बिल के अंदर कि आप डायरेक्टली अपना सामान कॉर्पोरेट बायर्स को बेच सकते हो, तो इसका मतलब क्या एपीएमसी के अंदर जो सरकार ने मंडियां बना रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने, वहां पर सामान नहीं बिकेगा। अगर वहां सामान नहीं बिकेगा तो वो जो आड़तीस हैं उनकी एक तो जॉब्स चली जाएंगी, वहां पे लोकल जो लेबर काम करती है उनकी जॉब्स जा सकती हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस हैं। सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो रेवेन्यू आता था एपीएमसी एक्ट के अंदर जो मंडी उन्होंने बना रखी थी, उस मंडी में जो भी ट्रांजैक्शन होती थी उसका एक
फिक्स पोर्शन गवर्नमेंट को भी एज अ फीस और एज अ टैक्स के रूप में मिलता था, तो वो भी तो डिमोलिश हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर भी तो खत्म होने की वजह से वो भी सरकार के पास आएगा नहीं या बहुत कम आएगा। सेकेंड बिल है दोस्तों फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इस बिल के अंदर क्या है, हमने कभी वर्ड सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कॉर्पोरेट बायर जिसको सामान चाहिए, लाइक अगर मैं बात करूं कि कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, उसको पोटैटोज का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो क्या करेगा, अब एक किसान के पास जाएगा जिसके पास बहुत सारी जमीन है, उसको वो बोलेगा कि आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, आपको मैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस अभी से बता देता हूं कि जो भी आप आलू उगाएंगे उसका पर केजी मैं आपको क्या दाम देने वाला हूं। तो किसान के लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल सिचुएशन तो है, क्योंकि किसान को पहले से पता है कि मैं जो भी प्रोड्यूस करूंगा वो मेरा बिक जाएगा इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, और उसका मुझे क्या प्राइस मिलने वाला है दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन विच विल बी गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो किसान और कॉर्पोरेट बायर एक एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं, और उस एग्रीमेंट में ये लिख दिया जाता है कि जो भी प्रोड्यूस इस किसान के द्वारा किया जाएगा उसको ये XYZ प्रोड्यूस बायर जो है वो खरीद के इस प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ले लेगा। किसान भी खुश है, बायर भी खुश है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि किसान चाहता है कि जो भी फसल मैं कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहा हूं, जिसको भी मैं बनाने वाला हूं, उसका भी एक MSP डिसाइड हो जाए, ताकि अगर बाई चांस किसी भी तरीके से हमारे एग्रीमेंट टूटते हैं तो मेरा बनाया हुआ प्रोड्यूस किया हुआ फसल जो भी होगी कम से कम MSP पे तो बिकी जाए। क्योंकि इसमें समस्या क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपए पोटैटो का पर केजी प्राइस डिसाइड हुआ है किसान के लिए और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, बट अगर बाजार में इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम आलू अगर 8 रुपए केजी बिक रहा होगा ना, तो किसान को कोई टेंशन नहीं है, वो तो कह देगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 10 रुपए पर केजी पर, मैं तो अपना बेच लूंगा। बट अगर बाजार में MSP 10 रुपए से ज्यादा हुआ तो किसान तब भी जाकर वो सामान अपना MSP पे नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कॉर्पोरेट बायर के साथ। सही बात है। तो इस पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो क्या हम ये अश्योरेंस देते हैं कि मिनिमम MSP तो किसान को मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसके ऊपर कॉर्पोरेट बायर उसे देता है दैट इज गुड, ये अच्छी चीज है। अगर ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे निकल कर आता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर एक लूप होल है जिस पर क्लैरिटी आना अभी बाकी है, ये कंफ्यूजन का पॉइंट है। क्योंकि किसानों को ये लगता है कि अगर प्राइस डिसाइड हो ही गया है तो ये MSP से लिंक नहीं है, डिमांड को MSP से लिंक नहीं किया गया है, तो हो सकता है यहाँ पर बाद में आने वाले टाइम पर MSP को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। क्योंकि हमेशा प्राइसेस डिसाइड रहेंगे, MSP की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि किसान डिसाइड प्राइसेस पर ही अपना सामान बेचेंगे, तो सरकार हो सकता है MSP खत्म कर दे। बट सरकार का कहना है MSP को छेड़ने वाले अभी नहीं है, MSP जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। तीसरा बिल जो सरकार लेकर आई है उसका नाम है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। देखना ध्यान से, यहाँ पे वर्ड अमेंडमेंट है, इसका मतलब ये बिल पहले भी आ चुका था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान भी इस बिल को लाया गया था, वहां से ये चल रहा है। इस बिल में क्या लिखा गया है, इस बिल में ये लिखा है कि आप कुछ इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इसेंशियल आइटम्स लाइक डेली यूज के हो गए, लाइक आलू, प्याज, नमक, मिर्च, मसाला, चाय पत्ती, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इनको आप बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक नहीं कर सकते हो। अगर आप स्टॉक करोगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी लगा दिया जाएगा। क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज को स्टॉक करने से क्या एक सिचुएशन आती है कि बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो कुछ सामान को, इसेंशियल नेचर के जो आइटम्स हैं उनको स्टॉक कर लेते हैं और बाजार में उसकी सप्लाई को शॉर्ट कर देते हैं। सप्लाई शॉर्ट होने के बाद अगर उस चीज की डिमांड बढ़ती है तो हम देखते हैं कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ने लगता है, और जब प्राइस ऊपर आ जाता है तब जाकर वो जिन्होंने उस कमोडिटी को स्टॉक किया था अपने पास, वो बाजार में धीरे धीरे उसका डिमांड देने लगते हैं और हाई प्राइस पर उसको बेचते हैं, जबकि वो चीज कभी भी बाजार में शॉर्ट नहीं थी, उन्होंने उसको अपने पास स्टॉक कर लिया था। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसमें कहा था कि आप इसेंशियल कमोडिटीज में जो जो भी हमारी क्रॉप्स आती हैं उनको आप स्टॉक नहीं कर सकते हो। लेकिन अब जो बिल आया है, इस बिल के अंदर से सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज वाली कैटेगरी में से पल्सेस, ऑयल सीड्स, टमाटोज, अनियन को मेन जो आइटम्स है उनको भी आपने क्या किया है, इसेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी से बाहर कर दिया है।
जिसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप चाहो, चाहे वो किसान हो चाहे वो कॉर्पोरेट बायर हो, अगर ये चाहे तो इन कमोडिटीज को अनलिमिटेड मात्रा में स्टॉक कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन 2 कंडीशंस, अगर देश में वॉर और डिजास्टर का सिचुएशन ना हो तो। समझ में आता है बात? तो अब देखो जरा, क्या किसान अपनी फसल को बहुत बड़े टाइम के लिए स्टॉक कर सकता है ताकि वो ये चाहे कि नहीं यार, जब बाजार में प्राइस अच्छा मिलेगा ना मैं तो तब बेचूंगा जाके। बट किसान के लिए स्टॉक करना बहुत मुश्किल है। किसान को अभी अपनी अगली फसल उगानी है, किसान के पास इतनी अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और वो प्राइवेट जगह पर जाकर उसको स्टोर करेगा तो उसको रेंट देना पड़ेगा, उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो उसको इतना बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट हम समझ पा रहे हैं जो आज की डेट में लग रहा है, किसको मिलने वाला है? कॉर्पोरेट बायर्स को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंट्री करेंगे इस एग्रीकल्चर मार्केट में, और वो उस स्टॉक को जो एसेंशियल कमोडिटीज में आता है अपने पास स्टॉक कर लेंगे, और जब उनका प्राइस बाजार में हाई जा रहा होगा तो वो उसका बेनिफिट उठा लेंगे। जबकि बेनिफिट मिलना किसको चाहिए? किसान को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था। बट किसान, हमें पता है कैसी सिचुएशन रहती है, उसको स्टॉक करना इस चीज के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इन तीनों बिलों से किसानों के मन में क्या आशंकाएं और शंकाएं पैदा हो रही हैं, क्या कंफ्यूजन्स किसानों के मन में आ रहा है? ये भी बिल तीनों लाए गए हैं, ये फेवर किसानों को नहीं करते हैं, ये फेवर कॉर्पोरेट हाउसेस को करते हैं, क्योंकि इन तीनों बिलों में कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट हाउसेस को बेनिफिट पहुंचाने की बात की गई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसान चाहते हैं कि हमें एमएसपी का जो क्लॉज है वो रिटर्न में दिया जाए सरकार के द्वारा, और सरकार कह भी रही है कि हम एमएसपी को कंटिन्यू रखेंगे, बट किसान चाहते हैं कि इसको खत्म ना किया जाए, क्योंकि पहली चीज तो एमएसपी का बेनिफिट केवल और केवल 6% किसान ही उठा पाते हैं हमारे देश में, और उसका रीजन मैंने आपको पहले बताया था कि 22 और 23 कुछ फसलें हैं जिस पर एमएसपी सरकार हर साल आके अनाउंस करती है, और बहुत सारे किसान तो एमएसपी वाली प्रोड्यूस जो फसल है जिसपे एमएसपी मिलता है वो उगाते ही नहीं है, वो उनसे कुछ अलग चीज उगा रहे होते हैं जिस पर एमएसपी लागू नहीं होती है। एपीएमसी में रिफॉर्म्स जरूरी हैं, ना कि एपीएमसी का एबॉलिशमेंट। सरकार भी कह रही है कि हम एपीएमसी में दखल नहीं दे रहे हैं, दैट इज द मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसा वो चल रहा है वो चलता रहेगा, बट हम इन 3 बिल्स के थ्रू आपको अलग से बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। एपीएमसी में हम किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं ला रहे हैं। किसानों का कहना है कि आप एपीएमसी में ही रिफॉर्म्स लेकर आइए, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा कीजिए, सरकार इन्वेस्टमेंट करे एपीएमसी में, जो मंडीज होती हैं एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म लाके इन्वेस्टमेंट करे, उसके स्ट्रक्चर को सुधारे, जो कमियां हैं उन्हें पूरा करे, तो हमारी समस्याएं खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी। बट अभी के लिए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वही आकर इस एग्रीकल्चर सेक्टर में धमाल मचाने वाले हैं, वही आकर इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले हैं, वही इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही उसका स्ट्रक्चर संभालेंगे पूरा। तो ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में चला जाए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी टेंशन है इस टाइम पर किसानों की, चाहते हैं कि कंट्रोल प्राइवेट हाउसेस के हाथ में ना जाए, कंट्रोल गवर्नमेंट अपने पास ही रखे। तो इन तीनों चीजों को समझकर ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ खामियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस बिल के, जिसको सुधारने की जरूरत है, जिसको ठीक करने की जरूरत है। सो एज अ प्रोफेशनल पर्सन मेरा थॉट इन 3 बिल्स पर यह है कि पहली चीज तो सरकार को ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्री एंट्री जो आपने किया है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसके लिए एक कंसेशनल रेट पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स सो दैट दे कैन मूव देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट वेरी लो कॉस्ट। सरकार को वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बाय एनी मोड, बाय रोड और बाय रेलवेज, इस चीज़ को अच्छा कर देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार को एमएसपी को बहुत मतलब एक कॉन्फिडेंस तरीके से किसानों के सामने रखना चाहिए कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। रिटर्न में एक लॉ पास कर देना चाहिए कि हम एमएसपी को बरकरार रखेंगे, एमएसपी ख़त्म होने वाली नहीं है। तीसरी चीज, लॉ में अमेंडमेंट इस तरीके की लाई जाए जिससे ये प्रूव हो, ये कॉन्फिडेंस आए कि कॉर्पोरेट बायर्स जितने भी होंगे वो किसी भी तरीके से मोनोपोली मार्केट पे क्रिएट ना कर पाए, उनके हाथ में कंट्रोल ना चला जाए पूरी मार्केट का, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना कर पाए फार्मर्स को। अगर मोनोपोली नहीं होगी तो फार्मर्स फेयर कंपटीशन में काम करेंगे, इजीली अपने सामान को बेच पाएंगे, उनको प्राइस अच्छा मिल पाएगा।
और एक सरकार ने एक बात बोली है कि हम जो प्राइवेट मंडीज जो इन 3 बिलों के अंदर खुलने वाली है, एपीएमसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो प्राइवेट मंडीज खुलेंगी वहां पे टैक्स कंसेशन देंगे। तो टैक्स कंसेशन यहाँ पर देने का मतलब है कि एपीएमसी में जो टैक्स लगता है और वहां पे जो फीस देनी होती है, वहां पे किसान अपना सामान बेचने नहीं जाएगा। वो ये कहेगा कि मुझे तो यहाँ प्राइवेट मंडी में बेनिफिट मिलने वाला है, बट किसान यहाँ प्राइवेट मंडी में बेचने आ जाए और एपीएमसी के अंडर जितनी भी मंडीज बनी हुई हैं वहां पर क्योंकि टैक्स लगता है और किसान वहां बेचने ना जाए और सरकार धीरे धीरे वहां पर उन मंडीज को बंद भी करती चली जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो यहाँ एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि किसान के पास कोई दूसरा प्लेस नहीं होगा जहां पे जाके वो अपने सामान को बेच पाए। तो सरकार को एपीएमसी के अंडर जितनी भी मंडीज आती हैं, एक तो वहां पर टैक्स कंसेशन या तो वहां पर भी दे दे। अगर वहां पर टैक्स चल रहा है तो मेरे ख्याल से प्राइवेट मंडीज पे भी टैक्स लगता रहना चाहिए, तो सरकार वहां पर भी टैक्स कंसेशन दे दे ताकि वहां पर भी फेयर कंपटीशन रहे। और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की एपीएमसी के अंडर मंडीज आती हैं वहां पर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे तो किसान के पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहें, या तो वो प्राइवेट मंडीज में आके कॉर्पोरेट बायर्स को बेच सके, या वो जैसा पहला सिस्टम चल रहा है हमारा एपीएमसी में वहां पर जाकर भी बेच पाए। मतलब किसानों को कहीं से ये ना लगे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो फार्मर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होने वाला है उसमें एक पार्टी सरकार को भी बनाना चाहिए और एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है ट्रांजैक्शन को लेके तो सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा या पर्सन आके उस प्रॉब्लम में इंटरफेयर करे और उसका एक सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट दे पाए। और इस लॉ में एक चीज़ ये भी मेंशन है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो दोनों पार्टी में से जो भी लोग हैं वो डीएम और एसडीएम लेवल तक जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट आई थिंक सो कि इस लॉ के अंदर एक और अमेंडमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे किसान को ये ऑप्शन हो कि वो उस ट्रांजैक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम उसको फेस कर रहा है तो उसको वो लोकल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सके, ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि मैं लॉफुली भी काफ़ी स्ट्रांग हूँ इस ट्रांजैक्शन में और ये किसी तरीके से मेरे को प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। और अभी इन चीज़ों पर भी क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है कोई भी तो किस तरीके की पेनल्टीज बायर पे लगती हैं और किस तरीके की पेनल्टीज फार्मर पे लगेगी, और क्या उसमें फाइन्स होंगे, किस तरीके के उसमें लॉसेस को बियर करना होगा। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि कल को कॉर्पोरेट बायर आके ये बोल दे कि मैंने जिस कैटेगरी का या जिस ग्रेड का आपको अनाज उगाने के लिए बोला था ये उस कैटेगरी उस ग्रेड का नहीं है, तो मैं आपको वो कीमत नहीं दूंगा जो हमने पहले डिसाइड की थी। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्लैरिटी का आना भी बाकी है, इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। These are the changes which should be implemented by the government in these bills, ताकि आने वाले समय पर किसानों को और किसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और किसानों में कॉन्फिडेंस वापस इस्टेब्लिश हो जाए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ऑन द वीडियो और अपनी राय आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू। जय हिंद।